आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आरती और हाजिर हूं एक विशेष कार्यक्रम लेकर जिसका विषय है घूमने का सफर, एक अनूठा अनुभव। भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग भाषा, बोलियां, संस्कृति और परंपराएं हैं। कोई राज्य बर्फ की चादर से ढका रहता है तो कुछ राज्य हरी भरी वादियों के बीच पहाड़ों में स्थित है। कुछ मैदानी क्षेत्र जंगलों और रेतीले मैदानों से घिरे हैं तो कुछ झीलों और झरनों से समृद्ध हैं। ऐसी जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो समुद्र तटों पर बसे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी और समुद्री तटों पर स्थित इस जगहों पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इतनी विविधताओं वाले देश की आबादी ही इन विविधताओं और अलग संस्कृतियों से परिचित नहीं है। वहीं दुनिया भर के देशों को भी भारत के पर्यटन से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। पर्यटन की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था का कुछ अंश जो है वो पर्यटन पर ही निर्भर है। पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आज के इस मौके पर हम बात करेंगे कुछ युवाओं के साथ पर्यटन दिवस को लेकर और जानेंगे कि पर्यटन का असली मजा कैसे ले सकते हैं और इससे हमारे जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप भारत के राज्य की बात करें तो भारत के राज्य में आप कौन से राज्य से आते हैं? मेरा नाम शैलेश तिवारी है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से राज्य से आता हूँ। छत्तीसगढ़ के छोटे से राज्य में भी छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ से आता हूँ। बात करें आपके छत्तीसगढ़ राज्य की तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या कुछ खासियत है वहाँ की, और अगर वहाँ पर अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के दृष्टि से देखें तो वहाँ पर क्या ऐसी चीजें हैं जिसे कि देखा जा सकता है, और कुछ ऐसी उसकी विशेषताओं के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। अमूमन जो छत्तीसगढ़ के बाहर लोग रहते हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक नक्सलाइड एरिया है, यहाँ पे नक्सली ज्यादा पाए जाते हैं, जो एक तरह से सही भी है। फिर इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है जो अभी तक अनसुनी है, उसको अनटैप्ड है, वो है उसका पर्यटन। छत्तीसगढ़ में भी अगर बात करा जाए तो कुछ जगह ऐसे हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं है। जैसे बस्तर का रीजन, बस्तर इतना प्यारा जगह है, इतना सुंदर जगह है जो शायद बाहर की दुनिया को नहीं पता है। तो बस्तर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमें अभी तक देखने को, सुनने को नहीं मिली है। इसमें हम मीडिया का भी बोल सकते हैं कि मीडिया ने भी अभी उसको खबर नहीं किया है। गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के एरिया में हम अभी तक नहीं जा पाया है। वहाँ की प्रकृति को, वहाँ की सुंदरता को अभी तक अपन नहीं देख पाए हैं। बस्तर में भी अगर बात किया जाए तो बस्तर में एक जगह है जिसको अपन बोलते हैं चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे वाटरफॉल होता है। वहाँ का मनमोहक दृश्य यूट्यूब में भी देख सकते हैं, पर वहाँ के जो दृश्य हैं वो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस कराते हैं कि हम छत्तीसगढ़ को अभी भी इतना नहीं जानते हैं जितना हमें तो जानना चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। अभी जैसे हमारी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं बस्तर जाने का प्लान कर रहा हूँ। बस्तर बाई रोड जाएंगे और जब बाई रोड हम लोग जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि बाई रोड जब जाते हैं तो बहुत सारी जंगल से होते हुए जाते हैं, बहुत सारी वैली से जाते हैं, बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे वाटरफॉल है जो हम क्रॉस करके जाते हैं बस्तर। और जब हम बस्तर पहुंचते हैं तो बस्तर में ये देखते हैं कि वहाँ की जो आदिवासी इलाका है,
जो कहीं ना कहीं एक अपनी मुख्य धारा से अलग है और जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को एक अपनी अलग पहचान देती है। तो यह दिखाता है कि इतने सारे सिविलाइजेशन के बाद भी छत्तीसगढ़ का अगर कुछ कल्चर बचा है तो वो आदिवासियों ने बचा है। वहाँ के जंगल, जमीन और वहाँ की नदियाँ खूबसूरत है, इतनी प्यारे है कि मन करता है कि वही बस जाए। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ तो इतनी मेरी अभी तक यादें हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। तो आपने कहा कि आप बस्तर जाएंगे घूमने, बाई रोड जाएंगे, तो अगर हम घूमने की बात करें तो आप जब घूमने जाते हैं तो आप कौन सा जो साधन है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं? आप कार से ट्रैवल करना पसंद करते हैं या आप बाइक से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कार से जाना, इसलिए कार से जाना प्रेफर करता हूँ। वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जंगली जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो एरिया थोड़ा सेफ नहीं रहते हैं जब अपन क्रॉस करते हैं बस्तर जाने के लिए, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जैसे शाम ढलता है तो शाम ढलने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया हो जाता है, तो बाइक से प्रेफर उतना नहीं करना चाहिए। मैं जाता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ, और बाकी जो आना चाहता है, विजिट करना चाहता है बस्तर, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा तो कार से अगर जाना प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शाम हो जाते हैं, शाम को जंगले आप हो गुजरते हैं, तो जंगल ही अपने आप में एक थोड़ा सा दृश्य को देता है, तो इसलिए बस प्रेफर करता हूँ। बाकी आप कार से जाएंगे तो ज़्यादा। शैलेश, हम लोग बात कर रहे हैं घूमने की, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आपका घूमने को लेकर कितना शौक है और आप वहाँ पर जाके वहाँ के जो मनोरम दृश्य हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं, या आप कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पर जाकर देखना पसंद करते हैं? अगर पर्सनल मेरा व्यक्तिगत बात किया जाए तो घूमना मेरे को बहुत पसंद है। घूमना मुझे बचपन से ही पसंद है, क्योंकि जब हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग भाषा जानते हैं, तो हमें यही लगता है कि यही भारत की खूबसूरती है। हम अगर एक जगह रह लें और एक जगह अपन से बन जाए तो हमें लगता है कि हम बस वही जीवन जी रहे हैं तो बाकी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो अलग अलग चीजों से, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, उनकी खान पीन के बारे में जानेंगे, उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे, उनकी बोली के बारे में जानेंगे। तो ये सब चीज हमें कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, बस डाइवर्सिटी के कारण यूनिटी है। तो मुझे बहुत पसंद आता है, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी एक अंदर से बहुत ज्यादा आती है कि हमारा थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, हमें थोड़ा फ्रेशनेस मिलती है, हम बेहतर महसूस करते हैं। एक रहता है ना कि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमारा जब ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स चल रहा था तो हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए थे दिल्ली में रह के, तो हमें ये मन कर रहा था कि जब हम अपने छत्तीसगढ़ आए और यहाँ की खूबसूरती को निहारे, तो बाहर जाने से हम एक अपने आप को फ्रेशनेस फील करते हैं, हमें ये लगता है कि हाँ हम वही स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को। तो मुझे घूमना बचपन से ही पसंद है, और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है छत्तीसगढ़ के ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी बहुत अनटैप्ड है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता बाहर वाले और हमें भी नहीं पता है, तो इसलिए मुझे घूमना बहुत पसंद है। और जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, कल मेरा प्लान है बस्तर जाने का, तो कल मैं मॉर्निंग में ही बस्तर के लिए निकल रहा हूँ। तो शैलेश, ये तो बात हुई आपकी बस्तर की और छत्तीसगढ़ की, और अगर हम बात करें आपके राज्य से हटकर, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने गए हैं और वहाँ की कुछ ऐसी यादें जो कि आज भी आप उसे याद करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो वहाँ पे एक अमरकंटक जगह है। अमरकंटक ऐसा जगह है जो सही में हमें लगता है कि हम बहुत प्रकृति के बहुत पास हैं। मतलब वहाँ से नदियाँ निकलती है, वहाँ पे पर्वतें हैं, वहाँ पे मंदिरें हैं, हमें ये लगता है कि हम एक कहीं ना कहीं एक जो स्वर्ग का द्वार बोलते हैं ना, तो हम स्वर्ग के द्वार में पहुंच गए हैं। मैं अमरकंटक मतलब सौभाग्य से जाना हुआ था, और अमरकंटक जाने का मुझे लगा कि मैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीख ही आया हूँ। तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं गया था बनारस पिछले साल। बनारस में अलग ही दुनिया रहती है, मतलब बोलते हैं ना कि भारत का एक जो अलग पार्ट है वो दिल्ली है, दिल्ली के अलावा ही बनारस है। तो बनारस में आप जाएंगे तो बनारस की छोटी छोटी गलियां हैं, बनारस के घाट है, बनारस का मंदिर है, आपको अलग ही वाइब आता है। और मुझे लगता है कि हाँ, बनारस में कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भोले बाबा या शिव भगवान वहाँ पे अपना कंठ से विराजमान हुए थे, तो हमें यही लगता है कि सच में शिव का वो नगरी है, शिव का अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। और इसके बाद भी बनारस में मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे 24 घंटे लाइट जलती है। वो देख एक अलग ही वो आता है कि जीवन में कुछ लेके नहीं आए तो जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे।
24 घंटे लाइट जलती है, तो यही समझ में आता है कि कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, आखिर जाना तो खाली हाथ है। इसलिए घूमना मुझे पसंद है, क्योंकि जब बाहर हम नए नए चीज देखते हैं तो रियलाइज होता है अपने आप में कि हाँ, हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या है, इंसान की अहमियत क्या है, इंसान है क्या आखिर चीज। क्योंकि अगर 2-3 चीजें हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया है, और घूमने से हमें लगता है कि बहुत कुछ हम नया सीख पाते हैं हमेशा। अच्छा शैलेश, अब आप मुझे बताओ कि हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती देता है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। अगर उदाहरण लेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का, ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो एक इकोनॉमिक है, कहीं ना कहीं वो पर्यटन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे देखने, तो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिसमें यहाँ के जो क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं वो परचेज करेंगे, क्लोथ्स है वो परचेज करेंगे, यहाँ पे खान पान है तो यहाँ के नए नए व्यंजन खाएंगे पिएंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा। जब इकोनॉमिक बूस्ट होगा तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि सबका ख्याल रखा जाता है प्रदेश में हर एक व्यक्ति का, तो हर व्यक्ति के साथ पैसा कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुँचता है। तो हाँ, ये जरूर है कि पर्यटन बहुत हद तक मदद करता है, पर ये भी नहीं डिनाई कर सकते हैं कि अभी बहुत काम बचा है करने का। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है ना कि बाकी देश इसको अडॉप्ट कर रही है। अगर हम स्वीडन की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ये सब देश जो इनकी इकोनॉमिक है वो किससे चलती है, इनकी चलती है टूरिस्ट पे। क्या जितने टूरिस्ट आते हैं, जितने विजिट करते हैं, उससे इनकी पूरी इकोनॉमिक चलती है। तो हमें भी ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो एक बड़ा एसेंस है, जो हमें जो एक मिला हुआ है, वो ये है कि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है और घूमने के लिए बहुत प्लेस है। तो जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, जितने ज्यादा नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, उतने इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा। मैं मतलब रील्स देखने की मेरी आदत है, तो मैं ऐसी रील कॉल कर रहा था, तो उसमें पंकज त्रिपाठी साहब बोल रहे थे कि अगर जो 12th पास हो जाता है, जो ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको पूरा देश घूमना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि जब आप पूरा देश घूमेंगे ना, तो आपको नए नए चीजें पता चलेगी, नए नए लोगों के बारे में जानने मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर इंसान बनते जाएंगे। अगर बेहतर इंसान बनेंगे ना, तो आपका आसपास का सोसाइटी भी वैसी होगा, जो आपको एक कहीं ना कहीं ये महसूस करवाएगा कि हाँ, दुनिया बहुत अच्छी है। क्योंकि आज इतनी नेगेटिविटी है, हम अपने पड़ोस में नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन है, नेबर्स कौन है। हम सोचते हैं कि हम बस एक फोन है हमारे पास, एक लैपटॉप है, उसी में हम जितने टेक्नोलॉजिकल गैजेट है हम उसी में सीमित है, हमारी वही दुनिया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम एक डिप्रेशन के शिकार भी होते जाते हैं, जैसे जैसे हम अमीर में जाते हैं। अगर हम जॉब करने वालों की बात करें, तो वो एक कहीं ना कहीं ये करते हैं कि 7 दिन का जो जॉब रहता है, उसमें वो 5 दिन 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन वो रेस्ट करते हैं, जो बिल्कुल गलत भी नहीं बोल सकते, उनकी भी एक लाइफ स्टाइल वैसी रहती है। पर अब जब बाहर जाएंगे, घूमेंगे, नई चीजें देखेंगे, तो नई नई चीजें आप करने की कोशिश करेंगे, नए नए भाषा जब आप सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति से जब मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यही लगेगा कि हाँ, दुनिया बहुत बेहतर है। अगर आप नए नए जगह जाएंगे, तो जिस जगह में जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बहुत ऐसी जगह है जो हम अभी तक जान ही नहीं पाए। इवन जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सब में भी अपन को नहीं इतना जान पाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो अभी भी प्रोटेक्टेड है, जो हमको नहीं पता है। तो जब वहाँ जाएंगे, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स है, वहाँ के लोकल है, उनको कहीं ना कहीं एक अपन आर्थिक मजबूती देंगे। जब वहाँ पे पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका अपलिफ्टमेंट होगा। जब उनका अपलिफ्टमेंट होगा, तो एक अपन बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास वैसे ही होगा जब हम अलग अलग जाएंगे, और देश के हित में हम छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट ऐसे कर पाएंगे। जब अपन बाहर जाके घूमेंगे, अपने आप को भी बेहतर महसूस करेंगे, अपने कलीग को भी बताएंगे आके कि हाँ, ये जगह वहाँ जाइए, ये विजिट करिए, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम तो अपना इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं, साथ में हमारे साथ आसपास जो रहते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे साथ जो पढ़ते हैं, उनको भी हम बताएंगे, तो उनका भी एक अपलिफ्टमेंट होगा, और एज ए इंसान वो बहुत बेहतर बनेंगे। तो हमें लगता है ना, हमको जितना मिला है वो कम है, पर ऐसे बहुत जगह है जब अपन जाते हैं, तो हमारे से भी नीचे लोग रहते हैं, उनको भी पता रहता है कि हाँ, जो है उसके संसाधन में उतने नहीं सक्षम है। बट वही चीज है, क्योंकि इंसान को एट द एंड क्या चाहिए, वो बिस्तर पे जाए, एक सुकून की नींद ले। सुकून की नींद के लिए वो सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, फिरेंगे, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो अपना मन फिक्स होगा इसी से। बिल्कुल, वाकई जब हम उस चीज को जाके वहाँ पे प्रत्यक्ष देखते हैं, उसका एक अलग ही मजा होता है। तो शैलेश, आपने मुझसे ये बातें और जानकारियाँ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम, और आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम वैभव है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो वैभव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आप हमें हरियाणा राज्य के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताएं और ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर जाकर जो चीज़ें हैं देखी जा सकती है और एक अच्छा अनुभव वहाँ पर लिया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह हरियाणा का नाम है कि हरि की भूमि है और कुरुक्षेत्र जो है वो सबसे बड़ी यहाँ के पर्यटन के स्थल के तौर पर देखा जाता है। अगर आप हरियाणा में आए और कुरुक्षेत्र ना देखें ये मतलब ज्यादती होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे कि इतना बड़ा युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं पानीपत जो है, वहाँ 3 लड़ाइयाँ जो हुई, देश की जिन्होंने दशा और दिशा बदली, वो 3 लड़ाइयाँ जो है वो पानीपत में हुई। पानीपत में अगर आप देखेंगे तो बाबर ने जब पहला युद्ध जीता पानीपत में आकर, तो उसके बाद उसने बाबरी मस्जिद बनाई। उसके बाद आप देखेंगे जो तीसरी लड़ाई थी मराठाओं की, उन्होंने जिन देवी की पूजा करके वो युद्ध में जाया करते थे उनका मंदिर है। और आप देखेंगे ऐतिहासिक ऐसी इतना आपको धरोहर पानीपत के अंदर मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे तो इतनी धरोहर मिल जाएगी। उसके बाद फार्म हाउसेस बहुत अच्छे अच्छे जो क्रिएट किए हैं फन एक्टिविटीज के लिए हरियाणा के अंदर, और ऐतिहासिक के साथ साथ मॉडर्न चीजें जो हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगी वो तालमेल बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पर्यटन को लेकर क्या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार किया गया है, या पर्यटन को लेकर एक बढ़ावा जो है हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बीते 10 साल से मैं देखने को मुझे मिल रहा है कि जिस तरह से गीता जयंती का महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जिस तरह से महोत्सव होता है, देश और दुनिया के लोग उसमें आते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे अलग अलग जो कलाकार हैं, कवि हैं, नृत्य के साथ जुड़े हुए लोग हैं, संगीत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कला के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उनको देखने के लिए या उनको उस आभा को महसूस करने के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ पर आते हैं। और 10 साल के अंदर मुझे लगता है कि बीते 10 साल में बहुत काम हुआ है हरियाणा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए। चाहे वो अच्छी बस की सुविधा हो, रहने की सुविधाएं अच्छी की गई हैं, आपको घूमने के लिए आसानी हो, डिजिटल जो है अपनाया गया है, चीजें ऐप के थ्रू ही आपको सारी चीजें पता लग जाती है, तो बढ़ावा मिला है। जी, तो अगर हम वहाँ की खाने पीने की बात करें तो क्या कुछ स्पेशलिटी है वहाँ की? हरियाणा है तो देसी खाने के लिए जाना जाता है। घी, दूध और मक्खन का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अधिकता है इन चीजों की। उसी वजह से यहाँ पे चूरमा बनता है जो कि रोटी घी के साथ और गुड़ को मिला के बनाया जाता है, जो स्पेशलिटी है यहाँ की। तो चूरमा बहुत फेमस है यहाँ पे। और जितनी भी दूध से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो, अलग अलग तरह की दूध से जुड़ी चीजें यहाँ की बहुत फेमस है खाने पीने के लिए। तो वैभव, ये बात तो हुई हरियाणा की, और अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के अलावा आपने ऐसी कौन सी जगहें हैं भारत की जहां पर आप घूम कर आए हैं और आपको वहां पर बहुत ही अच्छा लगा है, और कुछ ऐसी कोई स्पेशल यादें वहां की आप हमसे साझा करें? मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं कश्मीर से लेके और मध्य प्रदेश तक के बीच में जितने राज्य हैं सब घूम के आया हूँ, और अभी मैंने साउथ से घूमना स्टार्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं कन्याकुमारी गया था, तो मुझे अलग ही एक चीज देखने को मिली। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह साउथ इंडिया के साथ थोड़े थोड़े अलग भी हैं, और देखने को मिलता है कि सिमिलैरिटी भी है। आप भारत में एक चीज देखेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको बहुत चीजें सिमिलर दिखेंगी और उनमें डिफरेंसेस दिखेंगी। आप अगर देखेंगे जिस तरह का कल्चर साउथ इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, एक अटायर जो है, जो लुंगी वाला अटायर है, जो शर्ट वाला अटायर है, वो आपको बहुत फैसिनेट करता है जब आप कन्याकुमारी जाते हैं। और उसके बाद एक देखने की चीज कमाल ये भी है, मैं रामेश्वरम भी गया था साथ में, कि समंदर के बहुत करीब में वो मीठे पानी के स्रोत भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और घूमने के तौर पे आप देखेंगे कलाकृति जिस तरह की है, मंदिरों के ऊपर जिस तरह से मूर्तियां जिस तरह की बनाई गई हैं, वो अद्भुत। वैभव, आपने बताया कि आप वहाँ पर जाते हैं तो चीजें हैं एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ की जो एक हम कह सकते हैं कि जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में आप वहाँ पे जाकर जानना पसंद करते हैं और वहाँ के इतिहास को जानना पसंद करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि जैसे कि घूमने की ही बात हो रही है, तो घूमने के लिए जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, बाई प्लेन करते हैं, बाई ट्रेन करते हैं, बाई कार करते हैं, तो ऐसा कौन सा साधन है जिसे कि आप पसंद करते हैं? मैं दरअसल सब साधनों से एक बार कई कई जगहों पर गया हूँ। मैंने बस से भी ट्रेवल किया है, मैंने खुद की कार से भी ट्रेवल किया है, ट्रेन से भी किया है और प्लेन से भी किया है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ट्रेन लगती है। लगता है कि जब आप लंबे सफर के लिए जाए तो ट्रेन प्रेफर करिए, क्योंकि आपको जिस तरह से आप जाएंगे तो आगे आपके साथ लोग बदलते जाएंगे, क्योंकि जो सवारियां आसपास की हैं वो शहर
वो राज्य के साथ साथ बदलती जाएंगी। तो आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने को मिलेगा। आप अपनी कार में जा रहे हैं तो क्या है, आप पर्सनली जा रहे हैं और पर्सनली वहां तक पहुंच रहे हैं। पर ट्रेन में आपको बहुत लोग जो ऐसे हैं, एक लंबा समय उनके साथ व्यतीत करने को मिलता है, उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है, वो किस तरह का खान पान खाते हैं। ट्रेन में जाएंगे तो आप ट्रेन की खिड़की से जो चीजें सर्व की जाती हैं उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। जिस तरह से आपका स्टेट बदलता है, खाने की चीजें बदलती हैं, पानी बदलता है, टेस्ट बदलता है, तो वो चीजें ट्रेन में आप महसूस कर सकते हैं। पर्यटन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती देता है? बिल्कुल, पर्यटन जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। और आप देखेंगे उत्तराखंड हो गए, हिमाचल हो गया, ये 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन के ऊपर बसती है। आप देखेंगे उत्तराखंड का अधिकतर जो आय आती है वो पर्यटन से आती है। इसी तरह से हमारे जो तटीय इलाके हैं, कई सारी जगह ऐसी हैं जो पर्यटन की वजह से उन जगहों पर वृद्धि आ रही है, उन जगहों की आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो पर्यटन हमारे देश की वृद्धि में साथ देता है। तो आपने बताया कि आपने जैसे मध्य प्रदेश और कन्याकुमारी, ये बहुत से राज्य जो हैं एक्सप्लोर करे हैं, तो आपको ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर जाकर आपको सबसे अच्छा लगा था? घूमने के तौर पे मुझे अभी तक कन्याकुमारी और रामेश्वरम जो है साउथ के एरिया काफी अच्छे लगे हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे घूमने के लिए टेम्परेचर ऐसा है कि आप सर्दी में अगर आप उस तरफ जाएंगे तो हल्की गर्मी का महसूस तो होगी, पर यह है कि वहाँ ट्रेवलिंग आसान है करनी, सुविधाएं इस तरह की उपलब्ध कराई जाती हैं। जिस तरह से एसी बसेज हैं, लोकल बसेज वहाँ पे चलती हैं, वो भी एसी बसेज हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो रुकने के सही अच्छे इंतजाम हैं। खाना थोड़ा ढूंढने में मुश्किल जरूर होती है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ी चॉइसेस आपके लिए थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, पर यह है कि ढूंढने पर सब चीजें मिल जाती हैं। नया कल्चर जानने की कोशिश अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत भी घूमना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की तरफ रुख करें तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर पर्यटन ने जोर पकड़ा है? कई सारे ऐसे गांव हैं जो पर्यटन की वजह से जिनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। जैसे मैं एक जगह गया था, बेरफुट कॉलेज है, तिलोनिया गांव है राजस्थान के अंदर, अजमेर के पास ये गांव पड़ता है। तो उस पूरे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर टिकी है। वहाँ पर लोग आते हैं और दूसरे देशों के लोग जो आते हैं, अनपढ़ लोगों को वहाँ पर किस तरह से सोलर पैनल बनाए जाएं, उस वजह से क्या है कि पर्यटन वहाँ पर बढ़ गया है। जो दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के रिसर्चर्स हैं, उस चीज को देखने के लिए वहाँ आते हैं और उस पूरे जो इलाके की अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर ही टिकी है। मुझे लगता है ग्रामीण जो चीजें हैं वो इस चीज में बहुत अच्छी चल रही हैं, पर्यटन से उनको फायदा पहुंच रहा है। जब भी आप कहीं घूमने जाएं, सबसे पहले तो आप एक प्लानिंग करके जाएं। हालांकि सब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। जो आप मिनट टू मिनट बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसके ऊपर चलेंगे, पर यह है कि हाँ, एक आपको एक आइडिया होगा कि हमें किसके बाद क्या घूमना है। क्योंकि अगर आप उसी जगह पर जाकर ये चीज सोचेंगे कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, तो बहुत सारी चीजें मिस हो सकती है। तो आप जिस भी जगह जाने का सोचें, पहले वहाँ की जो ऐतिहासिक जगह है, जो घूमने लायक जगह है, उन सबकी एक लिस्ट बना कर रखिए। उसके बाद आप देखिए कहाँ कितनी देर रुकना जरूरी है और वहाँ के इतिहास के बारे में जरूर पढ़िए। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ घूमने के तौर पे जा रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। अगर आप जाएंगे वहाँ के इतिहास के बारे में जान के, तो बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से आप उस बात को समझ पाएंगे जो वो कलाकृति आपसे कहना चाह रही है। तो आप ये तैयारियां पहले करके जाइए, अपनी मेडिकल किट साथ लेकर जाइए जब भी घूमने जाना हो आपको, क्योंकि सफर के दौरान जो दिक्कतें हो सकती हैं, वो आपके पास सर दर्द की, आपके पास पेट दर्द की, इस तरह की दवाइयां बेसिक होनी चाहिए। और जब आप वहाँ पहुंच जाएं तो कोशिश करें कि पहली बात तो सस्ते से सस्ता ट्रैवलिंग की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप सस्ता ट्रैवलिंग करेंगे उतना आप स्टे पे अच्छा लगा पाएंगे वहाँ के घूमने के, और वहाँ से चीजें लाने की, जो गिफ्ट्स आप लेके आते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, उसके ऊपर आप पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो इन चीजों का बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो घूमने का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। तो वैभव, जैसे आपने बताया कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले हम प्लानिंग कर लें और पहले ये एक लिस्ट बना लें कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें? बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए ना, पहले अगर आप मैप से सारी जगह देखने जाते तो शायद मैप्स पे वो उस तरह से चिन्हित नहीं होती, पर आप अगर एक क्लिक पे आपको चाहिए कि कौन सी जगह यहाँ पर घूमी जा सकती है, आप जो भी जगह जाना चाहें, चाहे आप साउथ में जाएं, नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, आप एक क्लिक पर आपको पता लग जाएगी कौन सी जगह आप घूम सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि वहाँ कितना समय आपको व्यतीत करना है। तो वैभव, आपने हमारे साथ ये अनुभव साझा करे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे कुछ युवा जिन्होंने हमें बताया कि वो घूमने के बहुत शौकीन है और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो उन्होंने घूमी है और वहाँ का उन्होंने आनंद लिया है।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के इतिहास की बात करें तो देश में पर्यटन दिवस मनाने की जो शुरुआत है भारत की आजादी के अगले वर्ष यानी कि सन 1948 से हो गई थी। पर्यटन के महत्व को समझते हुए आजाद भारत में इसे बढ़ावा देने की पहल स्वरूप पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया। समिति के गठन के 3 साल बाद सन 1991 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों की शुरुआत हुई थी। बाद में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी पर्यटन कार्यालय बने थे। वर्ष सन 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। और इस साल के पर्यटन दिवस की थीम के बारे में बात करें तो इस वर्ष की थीम है सतत यात्राएं, असामयिक यादें। ये थीम जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ अब आपसे अनुमति और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर, जिसका विषय था घूमने का सफर एक अनूठा अनुभव। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अपने बाल बंधु, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अनुराधा।